हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में और उसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे मैंने हाफ लाइफ बताया था, के का एक्सप्रेशन बताया था और वेरियस ग्राफ्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज मैं आपको रिएक्शंस से रिलेटेड एक और टर्म बताता हूँ, एवरेज लाइफ। तो लेट्स डिफाइन एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। किसी रिएक्शन का एवरेज लाइफ या मीन लाइफ होता है, इट इज अ लाइफ टाइम ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। लाइफ टाइम यानी कितने टाइम तक वो जो एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है उसका लाइफ एज अ रिएक्टेंट रहता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि इस तरह के टर्म्स रेडियो एक्टिविटी में बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन अलग अलग रिएक्शंस का मीन लाइफ निकालना भी कई बार पूछा जाता है। तो बात करते हैं कि एग्जैक्टली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसको क्या देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सैंपल है, लेट्स से 40 एटम्स का 10 + 10 + 10 + 10। शुरू के 10 की लाइफ T1 है, अगली T2 है, अगली T3 है, अगली T4 है। तो यहाँ पे अगर मुझे एवरेज लाइफ टाइम निकालना हो, टॉस से रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज लाइफ, तो क्या आ जाएगा? दिस इज 10 × T1 + 10 × T2 + 10 × T3 + 10 × T4 डिवाइडेड बाई 40। यानी पूरे 40 मॉलिक्यूल्स का मैंने टोटल लाइफ निकाल लिया, डिवाइडेड बाई 40 यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से अगर मुझे किसी केमिकल रिएक्शन में कभी एवरेज लाइफ निकालना हो, तो दैट एवरेज लाइफ कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रल 0 to T completion total life of all the particles divided by total number of particles, number of molecules। तो टोटल लाइफ अगर हमें सभी एटम्स का पता है कि ऐसा मैंने इंटीग्रल ऑफ 0 to T कंप्लीशन क्यों लिखा? यहाँ पे T COMP का मतलब है कंप्लीशन टाइम। इस फॉर्मूला में जो न्यूमरेटर है वो बता रहा है कि टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट एज अ रिएक्टेंट इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल लाइफ इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया गया क्योंकि अलग अलग सैंपल्स का जो लाइफ टाइम होगा वो अलग अलग होगा। तो टोटल लाइफ निकालने के लिए सिंपली अलग अलग सैंपल्स के नंबर को उनके लाइफ टाइम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो टोटल लाइफ टाइम मिल गया। एंड एवरेज आउट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से या मोल से या पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज लाइफ इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में कैसे निकालते हैं एवरेज लाइफ? लाइक अगर मैंने मान लिया कि ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट कोई रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, टाइम t = 0 पे इसके A0 पार्टिकल्स हैं एंड टाइम t = T पे A0 - x हो गया। ठीक है, अब अगर इसका मैं रेट लिखता हूं, कैन बी राइट रेट = dx / dt = k। रेट क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में कांस्टेंट होता है, इसलिए रेट = k लिख दिया सिंपली मैंने। अगर मैं dx की वैल्यू निकाल लूं k × dt, dx क्या है? A small quantity of substance reacted in time t। इसका मतलब dx क्वांटिटी के सब्सटेंस की लाइफ टाइम क्या है? t है। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज लाइफ का फॉर्मूला लगाऊं, इंटीग्रल 0 to T कंप्लीशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंप्लीशन टाइम कितना होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंप्लीशन टाइम होता है A0/k इंटीग्रल dx × t डिवाइडेड बाई A0। क्लियर? अब इससे मुझे क्या मिलेगा? एवरेज लाइफ टाइम = इंटीग्रल 0 to A0/k dx की जगह मैं लिख सकता हूं k dt × t अपॉन A0। दिस कैन बी रिटन एज 0 A0/k। इसका अगर मैं इंटीग्रल निकाल लूं, सिंपली
दिस कैन बी रिटन एज k अपॉन a नॉट इंटीग्रल t dt a नॉट अपॉन k एंड 0, और ये आपका आ जाएगा k अपॉन a नॉट इंटू टी स्क्वायर बाई 2 0 टू a नॉट बाई k। तो फाइनली मुझे मिल जाएगा k अपॉन a नॉट इंटू a नॉट अपॉन k स्क्वायर, और लोअर लिमिट 0 है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आ जाएगा k अपॉन 2a नॉट इंटू a नॉट स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, और यहाँ से मुझे एवरेज लाइफ मिलेगा a नॉट अपॉन 2k। कैन यू चेक, ये जो टाइम यहाँ पे आया है एवरेज टाइम, दिस इज इक्वल टू t हाफ एक्चुअली, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो एवरेज लाइफ होगा वो एग्जैक्टली हाफ लाइफ के बराबर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में सीखते हैं। काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है A चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट ले लिया, t इज इक्वल टू t पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C हो गया। इसको आप A नॉट भी मान सकते हैं, C नॉट और A नॉट, एंड C और A नॉट माइनस x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यदि मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, यदि मैं अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो जिस तरह से स्टोइचियोमेट्री दिया हुआ है रिएक्शन का, उस हिसाब से माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने के नाते रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को अगर आप यूं लिख लो, माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू सी, C is the concentration at any point of time। अगर मुझे x के टर्म्स में रेट लिखना होता तो dx by dt लिखता, लेकिन मैंने C के रिस्पेक्ट में लिखा है तो ऐसे हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस डी सी अपॉन सी इज इक्वल टू के डी टी, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस डी सी अपॉन सी लिमिट सी नॉट से लेके सी तक, एंड के यहाँ पे लिमिट 0 से लेके t तक, तो ये आ जाएगा माइनस एल एन सी, और लिमिट आपका हो गया सी नॉट से सी तक इज इक्वल टू के डी टी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एल एन सी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू के टी, या इस माइनस को इधर शिफ्ट करके माइनस के टी लिख दिया, फिर एल एन सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और c अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस के टी, और c इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी। दिस इज गोइंग टू बी वन इक्वेशन। इसी को अगर मैं ऐसे लिख लूँ, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट अपॉन सी, या k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट अपॉन सी, दिस इज अनदर इक्वेशन। आप सी नॉट अपॉन सी की जगह ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हो, वेयर एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्योंकि c इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, c अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस के टी, या फिर इसको आप लिख लो 1 माइनस सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। दिस इज सी नॉट माइनस सी डिवाइडेड बाई सी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। एंड कैन यू चेक, ये जो आपका सी नॉट माइनस सी है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ substance reacted in time t and this is the initial quantity of reactant। तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख सकता हूँ? C naught is the initial amount, C is the final amount, तो C naught minus C is going to be the amount of reactant reacted in time t। तो इसी को मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लिख सकता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, यहां से कभी लिखना हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड
in time t which is equal to C naught minus C, which can be written as C naught 1 minus e raised to the power minus kt, या फिर moles of A reacted in time t can be written as x is equal to A naught e raised to the power E naught 1 minus e raised to the power minus kt। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन है। कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो फर्स्ट ऑर्डर में, कभी मोल्स ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड इन अ पर्टिकुलर टाइम निकालना हो, सब इस तरह से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो हाफ लाइफ कभी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, लाइक अगर टाइम का वैल्यू टी हाफ हो गया, इस सिचुएशन में क्या मैं लिख सकता हूँ c की वैल्यू c नॉट बाई 2 हो गई। तो अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन में k इंटू टी हाफ लिख दो तो दिस इज गोइंग टू बी ln c नॉट अपॉन c नॉट बाई 2, दिस इज गोइंग टू बी ln 2। इसका मतलब टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाई k, वन एक्सप्रेशन। अगर आप ln 2 का डेटा रख दो तो ये आ जाता है 0.693 अपॉन k। इसे याद कर लीजिए, बहुत जगह काम आता है। तो हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 अपॉन k, एंड फ्रॉम हियर यू कैन चेक कि हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not depend upon initial concentration। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ फिक्स रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि 50% कंज्यूम करने के लिए जो टाइम इंटरवल चाहिए वो फिक्स रहेगा। लाइक 100 मोल से 50 मोल होने में, यानी रिएक्टेंट के 100 मोल से 50 मोल होने में यदि टाइम 10 मिनट लगता है तो 50 से 25 होने में भी 10 मिनट लगेगा, और 25 से 12.5 होने में भी 10 मिनट ही लगेगा। हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन के रिलेशन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में थोड़ा और आसान तरीके से समझ सकते हैं। यदि टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का मैं सिंपली वैल्यू लिखता जाऊं, लेट्स से 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन C नॉट है एंड टी हाफ में के बाद कितना बचेगा C नॉट बाई 2, ऐसे 2t हाफ के बाद कितना बचेगा C नॉट बाई 4, ऐसे 3t हाफ के बाद कितना बचेगा C नॉट बाई 8। यानी हाफ लाइफ में आधा हुआ और इसका भी आधा हो गया अगले हाफ लाइफ में, यानी इसका भी आधा होगा अगले हाफ लाइफ में। तो क्या मैं इन जनरल लिख सकता हूँ कि C इज इक्वल टू C नॉट, जैसे C नॉट बाई 8 को मैं लिख सकता हूँ C नॉट इंटू हाफ रेज टू द पावर n, हाफ रेज टू द पावर 3, और ये 3 क्या बताता है 3 हाफ लाइफ। तो क्या मैं इन जनरल लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू C नॉट हाफ रेज टू द पावर n, where n is equal to number of half lives which can be written as total time upon t half। यहाँ पे C नॉट क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड C है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। बट याद रखिए ये फॉर्मूला वहाँ पे लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है और आसान रहता है जहाँ पे टोटल टाइम हाफ लाइफ के मल्टीपल में दिया हो, वरना कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो बेटर है ये इस फॉर्मूले से चले जाए। लेट्स चेक फ्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे पहला पॉइंट है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस विथ टाइम। क्योंकि आप देख सकते हैं जो रेट होता है वो होता है k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 1। अगर A घटेगा तो रेट घटेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ एंड ड्रॉप जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। क्योंकि जो ये A है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A at any point of time, can you check it is going to be A naught e raised to the power minus kt। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रेट एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का रेट टाइम के साथ साथ घटता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कैन नेवर बी कंप्लीटेड
थ्योरेटिकली मैथमेटिकली यदि आप देखो इसके अंदर तो यू कैन नेवर हैव सी का वैल्यू जीरो। सी का वैल्यू जीरो लाने के लिए यू नीड टू हैव अ टी की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी दे टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। इसका मतलब ये मान के चलें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट गो टू कंप्लीशन। 3 हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ half-life of a reaction is independent of initial concentration of reactants। आप यहां से देख सकते हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था T half is equal to 0.693 डिवाइडेड बाई K। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं आता है। यहाँ पे एक चीज और एड ऑन करता हूं मैं, किसी भी फ्रैक्शनल डिकम्पोजिशन के लिए या किसी भी परसेंटेज कंप्लीशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड आएगा वो सी नॉट पे या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला देखो आप, जैसे इनिशियल ए नॉट है, फाइनल मान लीजिए ए नॉट बाई 2 हो गया 50% कंप्लीट करने के लिए, ए नॉट कैंसिल हो गया। जैसे आप मान लो 75% कंप्लीशन के लिए निकालते हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.75 इंटू ए नॉट, तो अगले ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किसी भी एक्सटेंट तक कंप्लीट करने के लिए या कितने भी परसेंटेज कंप्लीशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट a first order reaction by any fraction or percentage is independent of initial concentration। Time required to complete a first order reaction by any percentage completion or any fractional completion is going to be independent of initial concentration। ठीक है। Number 5, the concentration of reactants left after equal amount of time in a first order reaction always form a GP, a geometric progression। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का C नॉट है, ठीक है, और 10 मिनट में कितना बचेगा। लेट्स से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सी नॉट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 10 मिनट इट विल बी सी नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस के इंटू 10। ऐसे concentration of reactant after 20 minute is going to be C naught into e raised to the power minus k into 20। ऐसे concentration of reactant after 30 minutes is equal to C naught e raised to the power minus 30k। तो can you check, ये C naught है, ये C naught e raised to the power minus 10k है, ये C naught e raised to the power minus 20k है, ये C naught e raised to the power minus 30k है। तो this will constitute a geometric progression with a common ratio of e raised to the power minus 10k। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में अलग अलग टाइम इनफैक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में इक्वल टाइम इंटरवल के बाद जो बची हुई कॉन्सेंट्रेशंस होंगी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लाई करेंगी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है बैक्टीरिया का ग्रोथ। Multiplication of bacteria also follow first order kinetics but in a different way। Normal first order kinetics में रेट घटता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट घटते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा केस उल्टा है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बैक्टीरिया बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास ए कोई बैक्टीरिया है और ये 2a में चेंज हो रहा है। इनिशियल नंबर इसके मैंने ए नॉट मान लिए, फाइनली इसके ए नॉट माइनस 6 और ये 2x बनेगा, ये t इज इक्वल टू 0 पे, ये t इज इक्वल टू t पे। तो रेट, नेट रेट अगर मुझे लिखना हो, नेट रेट कैन बी रिटन एज dx by dt इज इक्वल टू
अगर इसका रेट कांस्टेंट k है तो इट विल बी रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस, या ऐसे लिख लें, नेट रेट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी, अगर मुझे इस रिएक्शन का नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो क्योंकि रिएक्शन में बैक्टीरिया खत्म भी हो रहा है, बैक्टीरिया बन भी रहा है, तो जब कोई भी रिएक्शन में ऐसा होता है कि एक कंपाउंड बन भी रहा होता है, रिएक्ट भी कर रहा होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब भी रेट लिखते हैं तो आता है नेट रेट, यानी नेट रेट क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन। तो आई कैन राइट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब यहां पे आप एक चीज और गौर कीजिए, अगर मुझे टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया निकालना हो एट टाइम t, तो कितना आएगा, a नॉट माइनस एक्स प्लस 2x। आप देखिए यहाँ पे a नॉट प्लस एक्स आ जाएगा, विच इटसेल्फ इंडिकेट कि हर एक बैक्टीरिया के लॉस पे एक नया बैक्टीरिया बन जाता है। हर एक बैक्टीरिया के लॉस पे 2 बैक्टीरिया बनता है, तो नेट 1 का इंक्रीज हुआ ना, तो x टूटा तो 2x बना, तो अल्टीमेटली ओवरऑल x नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ गए। तो इसमें यदि मैं वैल्यू डाल दूं तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना होगा, 2k इंटू 2x प्लस k इंटू ए नॉट माइनस एक्स, इसको लिख लीजिए 2k x प्लस k इंटू ए नॉट माइनस k इंटू एक्स, दिस कम्स आउट टू बी k इंटू ए नॉट प्लस 2 प्लस k इंटू एक्स विच इज इक्वल टू k इंटू ए नॉट प्लस एक्स। ठीक है, तो ये तो आया रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंशियल फॉर्म में यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, तो dx by dt can be written as k into a naught minus x, a naught plus x। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो dx अपॉन a naught plus x इज इक्वल टू k into dt। तो यहाँ से आपको k into t मिलेगा ln a naught plus x, और इसमें यदि आप लिमिट लगा दो 0 से लेकर के x तक, x की वैल्यू 0 से x तक वेरी कर रही है, तो k इंटू टी आ जाएगा आपका ln a नॉट प्लस x माइनस ln a नॉट, तो k इंटू टी इज इक्वल टू ln a नॉट प्लस x डिवाइडेड बाई a नॉट। ये देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन हमने लिखा था मोरलेस ये वैसे ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि ln के अंदर का जो क्वांटिटी है वो ऊपर का नीचे हो गया है, यानी वहां पे हम लोग लिखते थे a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं a नॉट प्लस एक्स अपॉन a नॉट, बिकॉज जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो रही है इंक्रीजिंग साइड में, यानी बढ़ रही है, नेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर के इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कभी हाफ लाइफ नाम का टर्म यूज नहीं करते, देयर इज अ टर्म कॉल्ड जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम यूज करते हैं। क्या होता है ये जनरेशन टाइम? Generation time is a time in which population of bacteria doubles। यानी इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर आपको कभी जनरेशन टाइम निकालना हो तो t जनरेशन इज इक्वल टू ln a नॉट प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a नॉट इंटू k लिख दिया। अब x का वैल्यू डबल द पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ कि फाइनल पॉपुलेशन इनिशियल का डबल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ln 2 डिवाइडेड बाई k। दिस कम्स आउट टू बी सेम फार्मूला यहाँ पे, एंड यू कैन चेक दिस फार्मूला इज क्वाइट सिमिलर टू हाफ लाइफ। तो t जनरेशन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। तो जनरेशन टाइम इन केस ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ एंड हाफ लाइफ इन केस ऑफ ए नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज सेम एक्सप्रेशन। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर की अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ।
तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।